हेलो कोडेस, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 1 है आईसीटी का, उसका जो सेप्सिस वाला टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और साथ में हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड सिनेरियोस को हम यहाँ पे कैसे सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं सेप्सिस होता क्या है। ठीक है, तो सेप्सिस मतलब होगा क्या है यहाँ पे किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर नॉन इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, और ये जो बॉडी जो रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, ठीक है, उसकी वजह से क्या करेगी, ये सेल का जो टिश्यू है, हेल्दी टिश्यू, उसी को यहाँ पे क्या डेड करने लग जाती है, उसी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। तो वो हमारा क्या सेप्सिस कहलाता है। ठीक है, और इस सेप्सिस जो हमारी कंडीशन है वो अगर अनट्रीटेड रहती है तो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है SIRS है। ठीक है, तो SIRS मतलब ये बहुत इनिशियल स्टेट रहती है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, जिसमें कि उसके वाइटल्स में यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या SIRS कंडीशन रहती है, जो कि हमारा नॉन इन्फेक्शन मतलब किसी इन्फेक्शन के बिना यहाँ पे क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा SIRS कहलाता है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे सेप्सिस। ठीक है, तो सेप्सिस मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ये SIRS मतलब सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे किसकी वजह से होगा, इन्फेक्शन की वजह से होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, सेप्सिस। ठीक है, देन सेप्सिस के बाद में हमारी इसकी सेकंड स्टेज रहती है सीवियर सेप्सिस। ठीक है, तो अगर सेप्सिस को ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये हमारा क्या सीवियर सेप्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सीवियर सेप्सिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे सेप्सिस रहेगा और सेप्सिस के साथ में अगर हमारे यहाँ पे क्या सेप्सिस की वजह से अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन अगर हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन मतलब यहाँ पे हमारा रीनल फेलियर हो सकता है, लंग फेलियर हो सकता है, हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ये हमारा क्या कहलाता है, अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन। ठीक है, तो सेप्सिस की वजह से अगर हमारे यहाँ पे अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा तो हमारा सीवियर सेप्सिस कहलाता है। ठीक है, अभी सीवियर सेप्सिस के बाद में भी एक स्टेज रहती है सेप्टिक शॉक की। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडीशन थी, ठीक है, सीवियर सेप्सिस की, ये और वर्स हो जाती है। देन यहाँ पे क्या होता है, सेप्टिक शॉक आ जाता है। ठीक है, तो शॉक में क्या होगा, इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जिस जो कि हमारा ऑर्गन या फिर जो हमारे टिश्यूज हैं जहाँ तक जिन पर हमारे यहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन को जो कैरी करता है, ठीक है, वही हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, देन जिसकी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हाइपोटेंशन मतलब आर्टेरियल हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर हाईली लो हो जाता है। ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा क्या सेप्टिक शॉक कहलाता है। ठीक है, तो भी आपको ना एग्जाम में सिनेरियो में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि पेशेंट को SIRS है, सेप्सिस है। सीवियर सेप्सिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास सेप्सिस के साथ में अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा तो हमारा सीवियर सेप्सिस कहलाएगा। देन सेप्टिक शॉक आपको यहाँ पे क्लियरली डॉक्यूमेंट में मेंशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसकी गाइडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे है सेप्सिस की गाइडलाइन। तो सेप्सिस का हमारे पास यहाँ पे एक कोड है A41.9। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं A41.9। ठीक है, तो ये जो हमारा सेप्सिस है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि सेप्सिस हमारा किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है A41.9, ये इसका डिस्क्रिप्शन है सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो हमारा सेप्सिस हो रहा है, ठीक है, वो जिस ऑर्गेनिज्म मतलब जिस बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस की वजह से जिसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, तो वो जो हमारा ऑर्गेनिज्म अगर हमारे यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं रहेगा, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या A41.9, ये जो हमारा कोड है सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि पेशेंट को सेप्सिस से ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है, ये एक हमारा क्या बैक्टीरिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है A41.9, इसको यूज ना करते हुए जो हमारे पास जो मोर स्पेसिफिक कोड है जिसमें कि हमारा सेप्सिस विद हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक कॉम्बिनेशन कोड मिलेगा, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे सेप्सिस ओनली है या फिर सेप्सिस का जो पॉजिटिव ऑर्गन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मेंशन है, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट है नेगेटिव और इनकन्क्लूसिव ब्लड कल्चर एंड सेप्सिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या सेप्सिस का टेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, और टेस्ट रिजल्ट अगर हमारे यहाँ पे नेगेटिव रहता है या फिर इनकन्क्लूसिव रहता है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या सेप्सिस वाला कोड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है यूरोसेप्सिस। ठीक है, तो यूरोसेप्सिस ये हमारा क्या नॉन स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है, तो अगर आपको सिनेरियो में ऐसे देखने को मिलता है कि पेशेंट को यूरोसेप्सिस है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या हमें प्रोवाइडर से क्वेरी करना रहता है कि हमारा यूरोसेप्सिस जो है हमारा सेप्सिस ही है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो यूरोसेप्सिस को हम यहाँ पे क्या सेप्सिस नहीं मानेंगे। ठीक है, और इसके बिहाफ में हम यहाँ पे क्या सेप्सिस कोड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेप्सिस विद अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन। ठीक है, तो अगर सेप्सिस के में अगर हमारे यहाँ पे क्या अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या इसको क्या
सीवियर सेप्सिस मानेंगे, ठीक है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि जब सेप्सिस रहता है और उसके साथ में अगर उसको एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन भी हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे किसकी वजह से, अगर सेप्सिस की वजह से हुआ है तो हमारे किस में आता है, सीवियर सेप्सिस में, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन दैट इज नॉट क्लियरली एसोसिएटेड विद सेप्सिस, ठीक है। तो अभी पेशेंट को यहाँ पे क्या सेप्सिस है और एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है वो हमारा सेप्सिस से एसोसिएटेड है, मतलब सेप्सिस की वजह से ही है या फिर सेप्सिस की वजह से नहीं है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल है कि एन 85 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिटेड विद सेप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे 85 ईयर ओल्ड मेल यहाँ पे एडमिट हुआ है सेप्सिस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ओनली सेप्सिस लिखा है, ठीक है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेप्सिस वाला जो कोड है अनस्पेसिफाइड सेप्सिस वाला A41.9 इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया कि कैसे हमें यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस की हमें यहाँ पे कोडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ है किसके लिए, सेप्सिस के लिए, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पे चेक करना है कि एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन पेशेंट को है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन अगर हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे क्या ओनली सेप्सिस वाला जो कोड है, ठीक है, F41.9 या फिर जो भी हमारा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कोडिंग करेंगे, ठीक है। अभी जो पेशेंट है उसको सेप्सिस है और एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन भी है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन आती है कि ये जो हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है वो हमारा सेप्सिस की वजह से है, मतलब सेप्सिस से एसोसिएटेड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे ये एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन जो हमारा है वो सेप्सिस से एसोसिएटेड नहीं रहेगा तो उस केस में हम यहाँ पे क्या जो हमारा कोड है F41.9 या फिर जो भी हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ये वाला कोड हम यहाँ पे क्या प्राइमरी कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे जो पेशेंट को एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है उसका कोड हम यहाँ पे क्या इसके बाद में यूज करेंगे जो भी हमारा जिस भी टाइप का हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे कि पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ है सब उसके लिए और उसको एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है और ये जो हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है वो हमारा सेप्सिस की वजह से ही है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या हमारी सीवियर सेप्सिस की गाइडलाइन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है F41.9, ठीक है, या फिर जो भी हमारा अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है, वो वाला कोड हम यहाँ पे PDX में यूज़ करेंगे हमारे सेप्सिस के लिए। देन हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे सीवियर सेप्सिस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन जो हमारा वो हमारा सेप्सिस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस वाला कोड भी करेंगे R65.2 कैटेगरी से, ठीक है। देन लास्ट में ये जो हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है इसका कोड हम यहाँ पे क्या इसके बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सीवियर सेप्सिस की गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सीवियर सेप्सिस जो हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये इसको कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 2 कोड हमें यहाँ पे चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो अगर सिनेरियो मेंशन है कि पेशेंट को सीवियर सेप्सिस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस का जो हमारा यहाँ पे कोड है R65.2 कैटेगरी से, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या अलोन यहाँ पे कोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीवियर सेप्सिस को कोड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सेप्सिस वाला कोड करना पड़ेगा A41.9 या फिर जो भी हमारा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म वाला जो कोड रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस वाला जो कोड है R65.2 कैटेगरी ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया ही है कि पेशेंट को अगर सेप्सिस रहेगा और साथ में एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन रहेगा जो कि हमारा सेप्सिस से एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है, तब भी हम उसको यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस मानते हुए हम F41.9 सबसे पहले सेप्सिस वाला कोड यूज करेंगे। देन हम यहाँ पे सीवियर सेप्सिस वाला जो कोड है R65.2 ये वाला कोड यूज करेंगे। देन लास्ट में हम ये जो भी हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन रहेगा उसका हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है सेप्टिक शॉक के लिए, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक जिससे कि हमने डिस्कस किया था, सेप्टिक शॉक में हमारे यहाँ पे क्या होगा जो हमारा सर्कुलेटरी फेलियर हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक जो हमारी कंडीशन है वो हमारे क्या सीवियर सेप्सिस के बाद में आती है, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक की कोडिंग करने के लिए भी हमें यहाँ पे क्या मिनिमम 2 कोड चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीवियर सेप्सिस की तरह ही सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सेप्सिस वाला कोड सबसे पहले करना पड़ेगा F41.9 कैटेगरी या फिर जो भी हमारा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म वाला जो कोड रहेगा वो वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे सेप्सिस के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या सेप्टिक शॉक वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है R65.21 सीवियर सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक, ठीक है। अभी हम इसको समझ लेते हैं, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि a 41 year old female is admitted with sepsis that has caused hypoxic acute respiratory failure, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल में यहाँ पे क्या है ये जो फीमेल है यहाँ पे एडमिट हुई है किसके लिए, सेप्सिस के लिए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, इस सेप्सिस की वजह से इस यहाँ पे उन्होंने लिखा ना दैट हैज कोज्ड, ठीक है। तो इस सेप्सिस की वजह से यहाँ पे क्या हाइपोक्सिक एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पेशेंट को सेप्सिस है और हमारे यहाँ पे क्या एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन भी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि दैट हैज कोज्ड, मतलब कि ये हमारा किससे सेप्सिस से एसोसिएटेड भी है, ठीक है।
तो इस केस में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा सेप्सिस रहेगा और हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन रहेगा जो कि हमारा सेप्सिस से एसोसिएटेड रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या सेप्सिस वाला कोड यूज करेंगे। सबसे पहले हम A41.9, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या सेप्सिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो हमारा मेंशन नहीं है, तो हम सबसे पहले A41.9 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन हमें यहाँ पे सेकंड कोड हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सीवियर सेप्सिस के लिए, ठीक है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे R65.20 सीवियर सेप्सिस विदाउट सेप्टिक शॉक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि पेशेंट को सेप्टिक शॉक है कि नहीं है, ठीक है। तो हम R65.20 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन लास्ट में हमारा जो हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है हमारे यहाँ पे, हमारा कौन सा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, विद हाइपोक्सिया, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे J96.01 एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर विद हाइपोक्सिया। बाकी इसका रेशनल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक हमारा अंडरलाइंग सिस्टमिक इन्फेक्शन और हमारा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब हमारे यहाँ पे होता है अगर हमारा ब्लड स्ट्रीम में अगर हमारा इन्फेक्शन पहुंच जाता है, ठीक है, तो हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन कहलाता है, जो कि हमारा क्या ऑल ओवर बॉडी में हमारे यहाँ पे क्या फैल जाता है, वो हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन है, ठीक है। देन हमारा आता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का मतलब होता है बॉडी के इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर हमारा इन्फेक्शन रहेगा, जैसे हमारा हैंड में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, लंग पे हो सकता है, तो हमारा क्या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, जो कि हमारा किसी पर्टिकुलर पार्ट तक ही हमारा यहाँ पे सीमित है। तो अभी अगर यहाँ पे पेशेंट को सेप्सिस या फिर सीवियर सेप्सिस है और साथ में लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, तो हमें यहाँ पे क्या कैसे कोडिंग करनी है ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक टर्म यूज होगा हमारा अंडरलाइंग सिस्टमिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन है ये हमारा कौन सा है, हमारे केस में सेप्सिस, ठीक है। तो अंडरलाइंग सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब हमारे यहाँ पे क्या सेप्सिस होगा। तो इसकी गाइडलाइन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या सेप्सिस है, मतलब पेशेंट यहाँ पे क्या सेप्सिस के लिए एडमिट हुआ है, ठीक है, और साथ में पेशेंट को क्या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी अगर हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में हमारे यहाँ पे जैसे कि हमारा निमोनिया हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारा लंग तक सीमित रहता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को हमारे यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे हमारा सेप्सिस भी है और साथ में क्या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी है, ठीक है। तो उस केस में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सेप्सिस वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा जो सेकंड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा हमारे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर सेलुलाइटिस रहेगा तो हम सेकेंडरी कोड सेलुलाइटिस का करेंगे, निमोनिया रहेगा तो हम सेकंड कोड हमारा निमोनिया के लिए करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में अगर हमारे यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस वाली कंडीशन है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है, ठीक है। बाकी जो हमारी गाइडलाइन हमारी यहाँ पे रहेगी वो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और कंडीशन आती है कि पेशेंट हमारे यहाँ पे क्या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद में एडमिशन के दौरान अगर पेशेंट को सेप्सिस या फिर सीवियर सेप्सिस हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर पेशेंट लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे हमारा एडमिट होता है, जैसे कि हमारा पेशेंट निमोनिया के लिए यहाँ पे एडमिट हुआ है, ठीक है, देन उसके बाद में पेशेंट को सीवियर सेप्सिस हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा कोड है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का, मतलब हमारा निमोनिया, इसका हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे ये जो हमारा सेप्सिस का कोड है A41.9, हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन इसका जो हमारा सीवियर सेप्सिस है R65.20, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में अगर हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन भी रहेगा तो उसको हम यहाँ पे क्या इसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी हमारी जो गाइडलाइन रहेगी वो हमारी जो मैंने डिस्कस की सेप्सिस और सीवियर सेप्सिस के लिए वो हमारी यहाँ पे सेम रहने वाली है। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द पेशेंट वॉज एडमिटेड with pneumonia due to Staphylococcus aureus. Several days after admission, the patient developed septic shock due to Staph aureus sepsis, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट एडमिट हुआ था किस कारण से, निमोनिया की वजह से, ठीक है। और ये जो निमोनिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है स्टेफाइलोकोकस ऑरेसिस, ठीक है। सेवरल डेज आफ्टर एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन के कुछ दिनों बाद यहाँ पे क्या पेशेंट को यहाँ पे क्या सेप्टिक शॉक हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, स्टेफाइलोकोकस ऑरेसिस सेप्सिस की वजह से, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे सेप्टिक शॉक हो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और ये जो हमारा सेप्टिक शॉक है यहाँ पे किसकी वजह से हुआ है, हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस सेप्सिस, ठीक है। तो सेप्सिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा निमोनिया है, ठीक है, ये हमारा क्या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अगर पेशेंट लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे एडमिट होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J15.211, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है वो हमारा किसके लिए, निमोनिया विथ हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियसिस के लिए, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सब, हम यहाँ पे सेकेंडरी कोड हमारा किसके लिए करेंगे, हमारा सेप्सिस के लिए, ठीक है। तो हमारा सेप्सिस हमारे यहाँ पे अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म रहेगा तो हम A41.9 वाला कोड यूज़ करेंगे। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म है हमारा सेप्सिस का, अगर हमारा स्पेसिफाइड रहेगा तो उसके साथ हम यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन किया कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस
सेप्सिस, ठीक है। तो सेप्सिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हमारे यहाँ पे क्या, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या A41.9 यूज ना करते हम यहाँ पे इसका जो हमारा स्पेसिफिक कोड है हमारा A41.01, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि अगर पेशेंट को सीवियर सेप्सिस है तो हम यहाँ पे सीवियर सेप्सिस वाला कोड यूज करेंगे, या फिर सीवियर सेप्सिस के अगर हमारा सेप्टिक शॉक है तो हम यहाँ पे क्या सेप्टिक शॉक वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो भी हमारे केस में यहाँ पे क्या पेशेंट को सेप्टिक शॉक है हमारे यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या R65.21 वाला कोड यूज करेंगे, जो कि हमारे केस के लिए सीवियर सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या सेप्टिक शॉक है भी पेशेंट को। नेक्स्ट एग्जांपल है, द पेशेंट वाज एडमिटेड विद सेप्टिक शॉक एंड acute renal failure caused by a UTI due to E. coli, discharge summary states sepsis due to E. coli, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट हुआ है वो हमारे किसके लिए हुआ है, सेप्टिक शॉक पेशेंट को था, इसके लिए यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है, और साथ में क्या उसको acute renal failure भी है, ठीक है। किसकी वजह से हमारे यहाँ पे acute renal failure हुआ है, caused by a UTI due to E. coli, ठीक है। पेशेंट को UTI भी है साथ में, ठीक है, और E. coli भी है, ठीक है। डिस्चार्ज समरी स्टेट सेप्सिस ड्यू टू E. coli, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया तो उस टाइम पे यहाँ पे बताया गया कि पेशेंट को यहाँ पे क्या सेप्सिस था E. coli की वजह से, ठीक है। तो भी इस कंडीशन को हमें यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो भी हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि पेशेंट यहाँ पे क्या सेप्सिस हमारी जो कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सेप्सिस वाला जो कोड है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तभी हमारे पास यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि ये जो हमारा सेप्सिस है वो हमारा किसकी वजह से, E. coli की वजह से, ठीक है। तो हम सेप्सिस विद E. coli वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन कोड है A41.51, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन सेकंड हम यहाँ पे क्या जो हमारा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करते थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हमारे यहाँ पे क्या UTI है, ठीक है। UTI हमारा क्या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारे ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। तो सेकंड कोड हम यहाँ पे क्या UTI वाला कोड यूज करेंगे, हमारा प्लेन कोड N39.0, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पेशेंट को क्या है, सेप्टिक शॉक है, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक वाला हमारे पास यहाँ पे कोड आता है R65.21, ठीक है। देन लास्ट में यहाँ पे पेशेंट को क्या अक्यूट रिनल फेलियर भी यहाँ पे इसकी वजह से हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या N17.9 वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सेप्सिस ड्यू टू अ पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन, ठीक है। अगर पेशेंट को किसी प्रोसीजर की वजह से अगर यहाँ पे सेप्सिस या फिर सेप्टिक शॉक अगर हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है, तो उसकी कोडिंग हमें यहाँ पे कैसे करनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या ये जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये जो पेशेंट को सेप्सिस या फिर सेप्टिक शॉक हुआ है वो हमारा किसी प्रोसीजर की वजह से हमारे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला सिंड्रोम हमारे पास यहाँ पे आता है कि सेप्सिस ड्यू टू अ पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर किसी प्रोसीजर की वजह से अगर हमारे यहाँ पे क्या सेप्सिस होता है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे कैसे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फॉर इन्फेक्शन फॉलोइंग अ प्रोसीजर, तो इस केस में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या T81.40 से लेकर हमारा T81.43, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी कोड रहेगा इस कैटेगरी में से हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन हमारी JCP कंडीशन रहेगी, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि या तो हमारा ये वाला कोड जाएगा, या फिर अगर पेशेंट को किसी ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन की वजह से अगर हमारे यहाँ पे सेप्सिस हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा प्राइमरी कोड रहेगा वो हमारा O86.00 रहेगा या फिर O86.03 रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन जिससे भी हमारा साइट रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे असाइन एन एडिशनल कोड फॉर सेप्सिस फॉलोइंग अ प्रोसीजर, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा जो सेकंड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा T81.44 कैटेगरी से, ठीक है, जो कि हमारे किसके लिए सेप्सिस फॉलोइंग अ प्रोसीजर, ये वाला कोड हम यहाँ पे सेकंड कोड जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव केस अगर हमारे यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा सेकंडरी कोड जाएगा हमारा O86.04, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या यूज एन एडिशनल कोड टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन एजेंट, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या जो एडिशनल कोड हमारे यहाँ पे जाएगा किसका जाएगा हमारा इन्फेक्शन एजेंट का जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो थर्ड कोड रहेगा वो हमारा किसका रहेगा, हमारा सेप्सिस का रहेगा, ठीक है। तो पेशेंट को साथ में क्या सीवियर सेप्सिस भी अगर हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस वाला कोड यूज करेंगे R65.20, ठीक है। देन अगर पेशेंट को अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे क्या अक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास एक और कंडीशन रहती है कि अगर पेशेंट को क्या इन्फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन या फिर थेरेपेटिक इंजेक्शन, ठीक है, या फिर इम्यूनाइजेशन, इन सब कारण की वजह से अगर हमारे यहाँ पे सीवियर सेप्सिस या फिर सेप्टिक शॉक रहेगा, ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से अगर यहाँ पे क्या सेप्सिस होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा T80.2 कैटेगरी से, ठीक है, जो कि हमारे इसके लिए इन्फेक्शन फॉलोइंग इन्फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन एंड थेरेपेटिक इंजेक्शन, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं T88.0, ठीक है, जो कि हमारे इसके लिए इन्फेक्शन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो अगर इम्यूनाइजेशन के लिए वजह से अगर हमारे यहाँ पे
सेप्सिस होगा तो हम यहाँ पे T88.0 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में आगे उन्होंने बताया कि फॉलोड बाय द कोड फॉर द स्पेसिफिक इन्फेक्शन, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या सेप्सिस वाला जो कोड है, ठीक है, उस वो वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और पेशेंट को अगर इसके बाद में अगर सीवियर सेप्सिस भी रहेगा तो हम यहाँ पे सीवियर सेप्सिस वाला कोड यूज़ करेंगे 865.2 कैटेगरी से, ठीक है। और साथ में अगर हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन भी अगर हमारे यहाँ पे रहता है तो उसके बाद में हम यहाँ पे क्या एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन को कोड करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट गाइडलाइन है कि पोस्ट पोस्चरल इन्फेक्शन एंड पोस्ट पोस्चरल सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा पोस्ट पोस्चरल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से अगर हमारे यहाँ पे क्या सेप्टिक शॉक हो जाता है, ठीक है, तो अब उस कंडीशन में यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट को यहाँ पे पोस्ट पोस्चरल इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे यहाँ पे सेप्टिक शॉक होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे हमारा अप टू सेप्सिस तक की, जबकि हम सबसे पहले हमारा ये जो हमारा कोड यूज़ कर रहे थे T81.40 से लेके हमारा T81.43 इस कैटेगरी में से हम यहाँ पे क्या प्राइमरी डायग्नोसिस कोड कर रहे थे, ठीक है। देन हम यहाँ पे सेकंड कोड यूज़ कर रहे थे हमारा T81.44 वाली कैटेगरी से, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या जो हमारा थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे कोड कर रहे थे सेप्सिस का, ठीक है, जिस भी टाइप का हमारे यहाँ पे क्या सेप्सिस था, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमारा सेप्टिक शॉक भी अगर पेशेंट को हुआ है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या जो हमारा फोर्थ नंबर का हमारा यहाँ पे कोड रहेगा वो हमारा रहेगा T81.12 पोस्ट पोस्चरल सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि डू नॉट कोड R65.21, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे ये जो हमारा कोड यूज़ कर लिया है T81.12 जो कि हमारा किसके लिए पोस्ट पोस्चरल सेप्टिक शॉक के लिए, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या R65.21 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में अगर हमारे यहाँ पे क्या एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन भी अगर पेशेंट को है तो हम यहाँ पे क्या एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन वाला कोड यूज़ करेंगे। अभी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। A 52-year-old male is admitted with sepsis due to a post-operative infection of small intestine following an appendectomy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट एडमिट हुआ है किसकी वजह से, सेप्सिस की वजह से, ठीक है। और ये जो हमारा सेप्सिस है वो हमारा किसकी वजह से हुआ है, हमारा पोस्ट पोस्चरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो कौन सा प्रोसीजर हमारे यहाँ पे हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या हमारा इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे यहाँ पे जो प्रोसीजर चल रहा था वो हमारा कौन सा था, अपेंडेक्टमी, ठीक है। तो अपेंडेक्टमी के दौरान हमारे यहाँ पे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। देन इस इन्फेक्शन के बाद में यहाँ पे क्या पेशेंट को सेप्सिस हो गया और उसके लिए यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या T81.40 से लेकर हमारा T81.43 वाली कैटेगरी से हमें यहाँ पे क्या कोड यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो हमारा कोड है T81.4 इस कैटेगरी कोड पे जाओगे हमारा टेबुलर लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे T81.40 से लेके यहाँ पे आपको 43 तक हमें यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है T81.40 हमारा किसके लिए, इन्फेक्शन फॉलोइंग पोस्चर अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे का सेप्सिस है, ठीक है, और जो कि हमारा क्या पोस्ट प्रेशर इन्फेक्शन की वजह से हमारे यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारी सर्जिकल साइट है वो हमारी अगर अनस्पेसिफाइड रहेगी तो हम यहाँ पे क्या T81.40 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे है T81.41, ठीक है, ये हमारा किसके लिए, इन्फेक्शन फॉलोइंग अ प्रोसीजर सुपरफिशियल इंसिजन सर्जिकल साइट, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या सुपरफिशियल सर्जिकल इंसिजन साइट रहेगी, ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे सुपरफिशियल लेसिरेशन रिपेयर हो रहा है, फिर सुपरफिशियल हमारे यहाँ पे इंसिजन किया गया था, देन उसको प्रोसीजर परफॉर्म किया गया था, ठीक है। अगर उसकी वजह से हमारे यहाँ पे सेप्सिस होगा तो हम यहाँ पे T81.41 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे है T81.42, ये हमारा किसके लिए, इन्फेक्शन फॉलोइंग अ प्रोसीजर डीप इंसिजनल सर्जिकल साइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डीप इंसिजन करके हमारे यहाँ पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो देन उसके बाद में अगर हमारे यहाँ पे सेप्सिस होता है तो हम यहाँ पे T81.42 वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है T81.43, ये हमारे किसके लिए, इन्फेक्शन फॉलोइंग अ प्रोसीजर ऑर्गन एंड स्पेस सर्जिकल साइट, ठीक है। तो अब अगर किसी पार्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन पे हमारे यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, या फिर हमारी जो हमारे कैविटी रहती है, ठीक है, बॉडी कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी हो गया, हमारा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये हमारा क्या स्पेस में आता है, ठीक है। तो अगर इन पे प्रोसीजर चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या T81.43 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे केस में हमारा जो प्रोसेस चल रहा था हमारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन पे चल रहा था, ठीक है, इसके लिए हमारा अपेंडेक्टमी के बाद में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या T81.43 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे T81.43X से इन्फेक्शन फॉलोइंग अ प्रोसीजर ऑर्गन एंड स्पेस सर्जिकल साइट इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। देन हमने यहाँ पे देखा था कि हमें यहाँ पे जो सेकंड कोड करना है वो मैं यहाँ पे करना है T81.44 कैटेगरी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या T81.44 कैटेगरी से सेकंड कोड यूज़ करेंगे, सेप्सिस फॉलोइंग अ प्रोसीजर इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है।
देन इन्होंने आगे चल के बताया था कि देन हमें यहाँ पे जो हमारा इन्फेक्शन है, ठीक है, जो हमारा इन्फेक्शन एजेंट है, ठीक है, उसका हमें यहाँ पे कोड यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सिस्टमिक इन्फेक्शन हमारे यहाँ पे कौन सा है, सेप्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सेप्सिस का जो हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया जो वायरस है, ठीक है, वो हमारा स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या A41.9 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या इसकी कोडिंग करना है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं हमारा पोस्ट प्रोसीजरल इन्फेक्शन एंड पोस्ट प्रोसीजरल सेप्टिक शॉक के बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे A 52-year-old मेल इज एडमिटेड विद सेप्टिक शॉक ड्यू टू अ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोइंग एन अपेंडेक्टमी दैट हैज कॉज्ड एक्यूट लिवर फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे यहाँ पे क्या इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, अपेंडेक्टमी को फॉलो करते हुए, अपेंडेक्टमी के बाद में देन इसके बाद में यहाँ पे पेशेंट को क्या सेप्टिक शॉक हो चुका है, ठीक है। और इस सेप्टिक शॉक की वजह से लास्ट में यहाँ पे पेशेंट को क्या अक्यूट लिवर फेलियर भी हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन को हमें यहाँ पे क्या कोड करना है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या T81.40 से लेके हमें T81.43, ठीक है। इस कैटेगरी में से सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या प्राइमरी डायग्नोसिस हमें यहाँ पे कोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम पहले की तरह हमारे यहाँ पे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, अपेंडेक्टमी के बाद में, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, हमारा ऑर्गन और स्पेस में। तो हम यहाँ पे क्या T81.43 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इन्फेक्शन फॉलोइंग अ प्रोसीजर ऑर्गन एंड स्पेस सर्जिकल साइट, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कोड यूज़ कर रहे थे, हमारा T81.44 कैटेगरी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या T81.44 एक्से वाला कोड यूज़ करेंगे, सेप्सिस फॉलोइंग अ प्रोसीजर इनिशियल एनकाउंटर। देन लास्ट में हम यहाँ पे क्या थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे कोड यूज़ कर रहे थे हमारा हमारा सेप्सिस के लिए, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या उन्होंने मेंशन तो किया नहीं है कि पेशेंट को सेप्सिस का जो हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पे क्या F41.9 सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था कि जबकि पेशेंट को सेप्टिक शॉक अगर हमारे यहाँ पे रहेगा पोस्ट प्रेशर इन्फेक्शन की वजह से, तो हम यहाँ पे क्या T81.12 वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पे क्या R65.21 वाला कोड यूज़ ना करते हुए हम यहाँ पे क्या T81.12 वाला कोड यूज़ करेंगे, पोस्ट प्रोसीजर सेप्टिक शॉक इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। देन हमने यहाँ पे देखा था कि अगर पेशेंट को ऑर्गन डिस्फंक्शन में हमारे यहाँ पे रहेगा तो उसको मैं यहाँ पे क्या इसके बाद में कोड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या अक्यूट लिवर फेलियर भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है K72.00 अक्यूट एंड सब अक्यूट हेपेटिक फेलियर विदाउट कोमा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अभी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन यहाँ पे आती है सेप्सिस एंड सीवियर सेप्सिस एसोसिएटेड विद नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या जो हमारा सेप्सिस या फिर सीवियर सेप्सिस हो रहा है, ठीक है, वो अगर हमारे यहाँ पे क्या नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस का मतलब यहाँ पे क्या किसी इन्फेक्शन मतलब वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनकी वजह से ना होते हुए यहाँ पे क्या किसी और कारण से अगर हमारे यहाँ पे क्या सेप्सिस होगा, जैसे कि हमारा ट्रॉमेटिक इंजरी यहाँ पे हो सकती है, बर्न हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इन सब अदर कारणों की वजह से अगर हमारे यहाँ पे सेप्सिस होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या कैसे कोडिंग करनी है उसके लिए हम यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या ट्रॉमा हो सकता है, तो इस कारण से भी हमारे यहाँ पे क्या सेप्सिस हमारे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे सबसे पहले अगर जो हमारा पेशेंट है, ठीक है, वो हमारा अगर नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस के वजह के लिए अगर हमारे यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे जो हमारा जो भी हमारे नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रॉमेटिक इंजरी है या फिर हमारा जो भी फ्रैक्चर है या फिर बर्न है, जो भी हमारी कंडीशन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस रहेगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हमारी जो गाइडलाइन है वो हमारी हमारी जो प्रीवियस गाइडलाइन है उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे सेप्सिस वाला कोड यूज़ करेंगे, सीवियर सेप्सिस रहेगा तो हम यहाँ पे सीवियर सेप्सिस वाला कोड यूज़ करेंगे, एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन रहेगा तो मैं उसके बाद में एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो सेप्सिस एंड सीवियर सेप्सिस एसोसिएटेड विद नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे 68-year-old फीमेल यहाँ पे एडमिट हुई है विद अ ट्रॉमेटिक सबड्यूरल हेमाटोमा एंड डेवलप्ड सेप्सिस विद एक्यूट किडनी फेलियर 3 days आफ्टर द एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल एडमिट तो यहाँ पे किसके लिए होती है, ट्रॉमेटिक सबड्यूरल हेमाटोमा के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे हुआ क्या है, एडमिशन के बाद में यहाँ पे पेशेंट को क्या सेप्सिस हो गया है, ठीक है, और साथ में क्या एक्यूट किडनी फेलियर भी हो गया है 3 दिन एडमिट रहने के बाद में, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या पेशेंट किसके लिए आया, हमारा नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस के लिए हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है। तो हमारे केस में हमारे यहाँ पे क्या ट्रॉमेटिक सबड्यूरल हेमाटोमा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जो हमारा नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस है, जो भी हमारा ट्रॉमा है, उसको हम यहाँ पे क्या
PDX में यहाँ पे कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोड जाएगा R06.5XAA ट्रॉमेटिक सबड्यूरल हेमरेज विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेटस अननोन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कोड करेंगे हमारा किसके लिए, सेप्सिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता भी रखा है पेशेंट को सेप्सिस हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेप्सिस वाला कोड यूज करेंगे A41.9 सेप्सिस अनस्प्रेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देन यहाँ पे उन्होंने बताया कि सेप्सिस विद एक्यूट किडनी फेलियर। ठीक है, तो ये जो हमारा विथ है इसका मतलब यहाँ पे क्या, ये जो हमारा सेप्सिस है वो हमारा एक्यूट किडनी फेलियर से हमारा क्या एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आपको अगर सिनेरियो में देखने को मिल रहा है कि सेप्सिस विथ एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन या फिर सेप्सिस कोस्ट हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन, ये या फिर ऐसा मेंशन है कि ये जो हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है वो हमारा सेकेंडरी टू सेप्सिस है। ठीक है, तो इन सब टर्मिनोलॉजी का मतलब हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो हमारा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन है हमारा एसोसिएटेड है हमारा सेप्सिस है। ठीक है, तो हम इसको क्या, इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस वाला जो कोड है हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या, देन इसका हम यहाँ पे 865.20 वाला कोड यूज करेंगे हमारे इसके लिए सीवियर सेप्सिस विदाउट सेप्टिक शॉक वाला। ठीक है, देन लास्ट में जो हमारा कोड है एक्यूट किडनी फेलियर है मतलब एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे N17.9 एक्यूट किडनी फेलियर अनस्पेसिफाइड। अभी हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है कि पेशेंट यहाँ पे क्या हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, और साथ में क्या पेशेंट को सेप्सिस भी है। ठीक है, तो अगर पेशेंट यहाँ पे क्या हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के लिए यहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है और पेशेंट को यहाँ पे सेप्सिस भी रहेगा, तो इस कंडीशन में सब यहाँ पे क्या सबसे पहले ये जो हमारा हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है इसको सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे, जिसका हमारे पास यहाँ पे कोड है D59.31। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी सेप्सिस की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले सेप्सिस वाला कोड यूज़ करेंगे, देन इसके बाद हमारा सीवियर सेप्सिस वाला कोड यूज़ करेंगे, देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या, अगर एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन रहेगा तो उसको हम यहाँ पे क्या कोड करेंगे। तो अभी हमने क्या ऑब्जेक्टिव वाले कुछ गाइडलाइन डिस्कस करी थी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्या कोडिंग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 24 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विथ सेप्सिस ड्यू टू एन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस दैट डेवलप्ड 3 days आफ्टर अ शेड्यूल्ड सी सेक्शन डायग्नोसिस कोड फॉर दिस एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 24 ईयर ओल्ड फीमेल यहाँ पे आई है किसके लिए, सेप्सिस के लिए। ठीक है, और ये जो हमारा सेप्सिस है वो हमारा किसकी वजह से हुआ है, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस की वजह से। ठीक है, तो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है, देन एब्सिस हुआ। ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या सेप्सिस हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस हमारे यहाँ पे हुआ है ये हमारा किसकी वजह से हुआ था, हमारा शेड्यूल सी सेक्शन की वजह से। ठीक है, तो सी सेक्शन मतलब हमारे यहाँ पे क्या ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन हो गई। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर परपीरियम। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी कंडीशन की वजह से अगर हमारे यहाँ पे सेप्सिस होगा तो हम यहाँ पे क्या उस केस में हमारी जो कोडिंग थी उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे सी सेक्शन की वजह से यहाँ पे सेप्सिस हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या ऑब्स्टेट्रिकल वाले जो हमारे सेप्सिस की कंडीशन थी वो वाले हम गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि इस कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या O86.00 से लेके हमारा O86.03। ठीक है, इन कंडीशन में से हमें यहाँ पे क्या प्राइमरी कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या सी सेक्शन हमारे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या O86.03 वाला कोड यूज़ करेंगे, इन्फेक्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल सर्जिकल वुंड ऑर्गन एंड स्पेस साइट। ठीक है, क्योंकि पेशेंट का सी सेक्शन हुआ। ठीक है, तो हमारे ऑर्गन पे हमारे यहाँ पे प्रोसेस चल रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या O86.03 वाला कोड यूज़ किया। ठीक है, देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो हमारा नेक्स्ट कोड हमारे यहाँ पे जाएगा वो हमारा जाएगा O86.04 वाली कैटेगरी से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोड दिया सेप्सिस फॉलोइंग एन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसेस। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या थर्ड कोड करेंगे हमारा सेप्सिस के लिए। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड कोड जाएगा हमारा जाएगा A41.9 सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे A 31 year old female was admitted with postpartum sepsis 7 days postpartum with associated respiratory failure। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है ठीक है वो हमारा एडमिट हुई है किसकी वजह से, पोस्टमार्टम सेप्सिस की वजह से। ठीक है, और ये जो हमारा पोस्टमार्टम सेप्सिस है ठीक है इसके कारण से यहाँ पे का पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर भी हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या O85 वाला ये जो हमारा कोड है परफ्यूरियल सेप्सिस, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे O85। देन इसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या पेशेंट को सेप्सिस है और साथ में एसोसिएटेड मतलब इससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी फेलियर भी हुआ। ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या सीवियर सेप्सिस वाला कोड में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हमारा सेकंड कोड जाएगा R65.20 सीवियर सेप्सिस विदाउट सेप्टिक शॉक। ठीक है, देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ। ठीक है, तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर वाला जो कोड है J96.00 इसको हम यहाँ पे क्या कोड करेंगे।
तो गाइस इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।